रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है? यस मैम। हम आज हम लोग बाईबैक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हेडिंग करो बाईबैक बोल के, बाईबैक ऑफ शेयर्स। आज हम लोग इसका कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि प्रोविजन बेस्ड है, कि कुछ कंपनी अकाउंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ठीक है? तो काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस है, तो जब तक हम लोग वो रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा करना, ठीक है? तो इसीलिए पहले हम लोग जो रूल्स है वो पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग शाम। अच्छा देखो, बाईबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो देखो, अगर शेयर्स का बात करें तो हम लोग का दो तरीके का शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स जो है, प्रेफरेंस शेयर्स का रूल्स क्या होता है, ठीक है? हम लोगों का जो इंडिया में जो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर हमेशा रिडीमेबल होना चाहिए, ठीक है? रिडीमेबल का मतलब कुछ एक टाइम के बाद उसका पैसा मुझे वापस कर देना पड़ेगा। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है इशू करना अलाउड नहीं होता है, ठीक है? इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर में भी हमें क्या करना पड़ता है, जैसे देखो, अगर मतलब रिडेम्पशन का मतलब अगर समझना है तो जैसे हम लोगों ने लोन लिया बैंक से, तो लोन का पैसा अगर हम लोग वापस करते, करना तो पड़ेगा ही, अगर क्या करना पड़ेगा, जितने दिन के लोन लिया है उसके बाद करना पड़ेगा। लोन का प्रिंसिपल पेमेंट हमें वापस करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लो हम ईएमआई के थ्रू से नहीं बोल रहे, जैसे देखो मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू से लोन कंप्लीट हो जाता है, वो अलग चीज है। दूसरा एक होता है कि जो 5 साल के लिए लोन लिया था, 5 साल बाद उसे हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न रीपेमेंट, ठीक है? तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर का पैसा भी हमें वापस करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इशू करना अलाउड नहीं है, ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा जब हम लोग वापस करते हैं, कौन सा पैसा, कैपिटल का पैसे का बात कर रहे हैं, उसका डिविडेंड नहीं, डिविडेंड तो देते जाना है, ठीक है, ईयर टू ईयर। तो रिडेम्पशन बोलते हैं उसे, ठीक है? इस पे ज्यादा हम इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग का टॉपिक प्रेफरेंस शेयर रिलेटेड है नहीं। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, जब प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करते हैं उसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? अच्छा, अगर हम लोग डिवेंचर इशू किए हैं, कंपनी ने अगर डिवेंचर इशू किया, ये सभी कंपनी कर सकता है, ठीक है? कंपनी ने अगर डिवेंचर इशू किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है? कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है तो डिवेंचर का पैसा जब वापस करते हैं उसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है, कंपनी अगर इक्विटी शेयर का पैसा वापस करना चाहती है, क्या ऐसा भी होता है? होता है। वही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले जिसको बोला जाता है बाईबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है? उसको रिडेम्पशन नहीं बोलते। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है, मान लो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया था और एक पर्सन ने वो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर खरीदा था कंपनी से, मतलब कंपनी को 100 रुपया दिया था, ठीक है? अब कंपनी जब उसका 100 रुपया रिटर्न करेगी, क्या 100 पे 100 ही करती है, उससे कम ज्यादा नहीं करती है? ज्यादा करती है, नॉर्मली ज्यादा करती है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, मतलब पर में रिडेम्पशन, प्रीमियम में रिडेम्पशन हो सकता है। डिवेंचर के केस में भी होता है, पर में रिडेम्पशन, प्रीमियम में रिडेम्पशन होता है। तो वो सब तो ये सारे चैप्टर में कवर होता है। हमारा चैप्टर है कि कंपनी अगर इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है तो उसको रिडेम्पशन नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है बाई बैक। क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, वो हम लोग का कंपनी का ट्रू ओनर होता है। देखो, कंपनी लॉ तुम लोग सबको ही पढ़ते हो, तो वहां पर या फिर थोड़ा बहुत तो 11 12 में जो है कंपनी अकाउंट्स पढ़े होगे, तो 3 तरीके का यहाँ पर कंडीशन होता है ना, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर, जहां से हम लोग पैसा प्रोक्योर कर सकते हैं।
तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनका पैसा जब वापस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर, ठीक है। उसको हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि रिडेम्पशन, क्योंकि वो कंपनी के ओनर है। तो एक्चुअली ओनर का पैसा वापस हम लोग उस तरीके से रिडेम्पशन वर्ड यूज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बैक बैक करके पैसा लिया, ठीक है, बाई बैक, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया बाई बैक, क्योंकि इनका नेचर अलग होता है। ये ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी है, ठीक है। तो इनको जब इनका पैसा वापस करते, क्या कंपनी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर करती है तो इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। यही टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब देखो एक छोटा सा हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं। व्हेन द कंपनी बाई बैक इट्स ओन शेयर, ओन शेयर का मतलब यहां पर इक्विटी का बात हो रहा है। बाई बैक और किसी भी चीज से रिलेट नहीं करता है। फॉर कैंसिलेशन देन इट इज known as buyback of shares, ठीक है। कंपनी अगर अपनी इक्विटी शेयर, जैसे इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया था तो पब्लिक ने क्या किया था? शेयर खरीदा था और कंपनी को बदले में पैसा दिया था। अब कंपनी, जैसे मान लो ये है कंपनी, ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू किया था, ठीक है, शेयर इशू किया था और काफी सारे लोगों ने वो शेयर खरीदा था, ठीक है, काफी सारे लोगों ने वो शेयर खरीदा था। शेयर खरीदने का मतलब कंपनी को पैसा मिला था, ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू करके पैसा रेज किया था, ठीक है। अब कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है तो वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें शेयर को कैसे रिकॉर्ड करती है पता है? शेयर कैपिटल को कैसे रिकॉर्ड करती है? नॉमिनल वैल्यू में या फिर फेस वैल्यू में रिकॉर्ड करती है। जैसे कि इक्विटी शेयर के केस में वो 10 रुपए होता है, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा में इशू कर रखी है लाइक प्रीमियम वगैरह में, तो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, वो अलग ट्रीट होता है। अब कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस कर रही है, अब देखो कंपनी ने मान लो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू किया था, लेकिन अब कंपनी जब बायबैक करने जा रही है तो शेयर का मार्केट प्राइस तो बढ़ सकता है। मान लो मार्केट प्राइस हो चुका है 40 रुपीज, ठीक है। तो अब कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर, ये जो है, ये जो पब्लिक में जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनको कितना पैसा देने से वो अपना शेयर कंपनी को बेचेगा, ठीक है। ये लोग अपना शेयर कंपनी को तभी बेचेंगे जब उनको 40 से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो जो शेयर होल्ड कर रखे, जो उन्होंने 10 रुपए पे खरीदा था, वो आज 40 रुपए में चल रहा है। तो कंपनी जब अपना शेयर बाईबैक करना चाहती, बाईबैक का मतलब वापस इनसे लेना चाहती है, तो इनको पैसा देना पड़ेगा ना। वापस इनसे लेना चाहती है तो इनको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या ये 10 रुपए देने से मानेंगे? क्यों मानेंगे? क्योंकि 10 रुपए का शेयर का तो आज वैल्यू 40 रुपीज हो गया है। तो प्रैक्टिकली कंपनी अगर अपना शेयर बाईबैक करना चाहती है तो मार्केट प्राइस से ऊपर देना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से ऊपर देने से ये अपना शेयर बेच सकते हैं। अब कंपलसरी नहीं कि इनको बेचना ही पड़ेगा, वो कोई मतलब ये मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि बेचना ही है, ठीक है। बेचना चाहे तो वो बेच सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन कंपनी को ऑफर कितना करना पड़ेगा? ऑलवेज मार्केट प्राइस से हाई रेट पे, तभी पॉसिबिलिटीज है कि लोग अपना शेयर कंपनी को बेचे और कंपनी अपना शेयर बाईबैक कर पाए। तो देख रहे हो कंपनी को कितना ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि हम मार्केट प्राइस से हाई पे अगर नहीं देंगे तो कोई मुझे शेयर क्यों बेचेगा। तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को काफी सारा अमाउंट में पैसा चाहिए। तो एक्चुअली जिन कंपनियों का सरप्लस कैश अवेलेबल है, सरप्लस कैश नहीं मतलब कैश भी हो सकता है, मतलब उनके पास अगर सरप्लस अमाउंट कुछ बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो कंपनी चाहे तो बाईबैक कर सकती है, ठीक है। कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा पैसा बचता है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या? जैसे देखो अगर हम लोगों का जो भी खर्चा है वो करने के बाद हमारे पास पैसा बचेगा तो ही ना हम लोग बैंक में पैसा रख सकते हैं, तो ही हम लोग पूरी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ही हम लोग सोना खरीद सकते हैं, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम लोग कुछ एफडी वगैरह कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कब होता है? जब इंसान का सेविंग्स ज्यादा होता है, ठीक है, तो ही वो सोच सकता है कि भाई इतना सेविंग्स है तो हम इसको ऐसे ऐसे यूटिलाइज करेंगे। वैसे ही कंपनी का अगर सेविंग्स यानी कंपनी के केस में सरप्लस, अगर उसका प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन जहां जहां करना चाहिए वो सारे जगह पे करने के बाद अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो कंपनी उसको काफी जगह पे यूटिलाइज कर सकती है। जैसे अपने शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर का बात करें,
उनको, प्रेफरेंस को तो देखो फिक्स्ड परसेंटेज में डिविडेंड देती है, इक्विटी शेयर होल्डर को चाहे तो ज्यादा डिविडेंड बांट सकती है, ठीक है। और क्या कर सकती है कंपनी, किसी और कंपनी में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट खरीद सकती है, किसी और के साथ अपना बिजनेस जो है दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा, जैसे हम लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तुम लोग सोचते हैं एफडी कर लेते हैं, चलो एलआईसी कर लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, वैसे कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है तो कंपनी चाहे तो बाईबैक कर सकती है। इसके अलावा मैंने तुम लोग को बहुत सारा पॉइंट बोला कि कंपनी और क्या क्या कर सकती है, जिसमें से एक ऑप्शन है कि कंपनी बाईबैक कर सकती है, ठीक है। अब कंपनी बाईबैक क्यों करती है, करके क्या फायदा है, वो तो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी बाईबैक कब कर सकती है, जब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, बच रहा है, सारे जगह पे पेमेंट मतलब जो भी उसका रेगुलर लाइबिलिटीज वगैरह है या फिर जो भी ड्यूटीज वगैरह है, वो भी हम बताएंगे क्या क्या है, वो सारी चीजों को पे करना। जैसे देखो हम लोग बैंक में पैसा रखेंगे और बोलेंगे कि हम लोग अपना खर्चा पे नहीं करेंगे, वैसे थोड़ी ना होगा, खर्चा तो पे करना ही पड़ेगा, ये तो खुद का ही प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बैंक में पैसा रखेंगे, जो लाइबिलिटी है वो पे नहीं करेंगे, कैसे चलेगा। तो वैसे ही कंपनी के पास अगर सरप्लस है तो ही कंपनी ये सारे ऑप्शंस को चूज कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब बाईबैक का ना रूल्स है, बाईबैक ऐसे ही कोई चाहे तो कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो बात मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो बाईबैक ऑफ शेयर मस्ट बी permitted by article of association, article of association, जो तुम लोग एओए पढ़ते हो, ठीक है। एओए में ये बात लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी चाहे तो बाईबैक कर सकती है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं कर सकती। कंपनी को अपने एओए में लिखवाना पड़ेगा कि वो बाईबैक करना चाहती है फ्यूचर में, तो ही वो बाईबैक कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे शेयर्स का बाईबैक होता है, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक, ठीक है। सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को हम लोग बाय बैक कर सकते हैं। अब ये फुल्ली पेड अप शेयर्स का मतलब क्या है, उसको भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। ये मान लो ये पर्सन है, ठीक है, कंपनी एक है, ठीक है, कंपनी ने क्या किया था, शेयर इशू किया था 10 रुपए का, इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर इशू किया था 10 रुपए का। और कंपनी ने बोला कि हम अभी 10 रुपए नहीं लेंगे, कंपनी ने बोला कि मेरा शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, लेकिन अभी मैंने पेड अप के लिए शेयर होल्डर से मांगा है ओनली, मान लो, या फिर कॉल्ड अप, पेड अप तो नहीं बोलते उसको, हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप। कंपनी ने कॉल्ड अप किया है 8 रुपीज तक, ठीक है। कंपनी बोल रही है हम अभी 8 रुपीज तक ही कॉल कर रहे हैं, मतलब 8 रुपीज तक ही पब्लिक से कलेक्ट करेंगे, बाकी 2 रुपए बाद में करेंगे। तो इन्होंने कितना पे किया होगा, इन्होंने 8 रुपए ही पे किया होगा, ठीक है। ज्यादा भी कर सकते हैं, एडवांस वगैरह होता है, लेकिन एक बार मान लेते हैं कि इन्होंने 8 ही पे किया है। तो ऐसे शेयर को हम लोग बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर, ठीक है। पार्टली पेड अप किया है इन्होंने, क्योंकि कंपनी ने मांगा नहीं था पूरा, जितना मांगा उतना दिया, पार्टली पेड अप हुआ। फुल्ली पेड अप तब होता अगर वो 10 का शेयर 10 ही दे देते, पूरा पेमेंट कर देते। तो कंपनी ने बोला हम 8 कॉल कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना 8 ही दिया है, तो इसको बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स, ठीक है। अब ये शेयर्स का मार्केट में प्राइस हो चुका है 40। अब कंपनी बोल रही है हम बाईबैक करेंगे, कंपनी बोल रही है 40 के जगह ना 42 रुपीज ऑफर कर रहे हैं, मेरा बाईबैक प्राइस है 42 रुपीज, ठीक है। आप अपना शेयर बेचोगे, ये तो खुशी खुशी बेच देंगे, क्योंकि इन्होंने 8 रुपए लगाया था, इनको 42 मिलेगा। लेकिन कंपनी एक्ट जो है वो ये बोल रहा है कि अगर आपका शेयर पार्टली पेड है तो आप पहले उसको फुल्ली पेड करो, आपका तो 10 रुपए बनता है, आप वो लो, ठीक है। ये बात अलग है कि आपको बाईबैक प्राइस हाई जो है वही रखना पड़ेगा, क्योंकि 40 रुपीज का मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का, 10 रुपए वाला 40 रुपीज। और आप अगर 40 से नीचे आप अगर बोलोगे हम तो 10 ही देंगे, वो क्यों बेचेगा अपना शेयर, क्यों बेचे, क्योंकि वो अगर आज मार्केट में बेचेगा तो उसे कम से कम 40 रुपीज 30 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा, वो क्यों बेचेगा कंपनी को। तो वो कंपनी को तभी बेचेगा अगर कंपनी उसे मार्केट प्राइस से थोड़ा बहुत भी हाई रेट देगी, फिर वो सोचेगा कि बेचना है, नहीं है, फिर वो बेचेगा। लेकिन अगर कंपनी पार्टली पेड शेयर पे बाईबैक करेगी तो कंपनी का तो और भी ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो क्या कंपनी इस पे लॉस करती है, नहीं, बाईबैक करने से बेनिफिट है, वो बताएंगे क्या होता है। लेकिन अगर कंपनी पार्टली पेड
मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए रूल्स बताया गया है कि आपका मार्केट प्राइस है तो आपको हाई रेट देना ही है, अगर बाईबैक करना है वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप शेयर को फुल्ली पेड करवा दो, क्योंकि कैपिटल के टुवर्ड्स जो आपको अर्निंग है वो तो आपको करना है। तो कंपनी अगर इस सिचुएशन में बाईबैक करेगी, पहले कॉल्ड अप करेगी बाकी अमाउंट का, ठीक है, कॉल्ड अप करेगी 2 रुपीज का, उसके बाद ही इनके शेयर्स का बाईबैक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि इसे कंपनी का लॉस है। तो कंपनीज एक्ट जो है सभी का देखता है, पब्लिक का भी देखता है और जो कंपनी है उसका भी देखता है, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही बाईबैक होना चाहिए, ये रूल्स है। नेक्स्ट देखो, एज पर सेक्शन 68 यहां पर एक रूल्स है, ये रूल्स कहां अप्लाई होगा हम बताते हैं। ओनली फॉर द, अभी लिखो जब आएगा तो बता देंगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज कंसिडर्ड एज फ्री, एज फ्री, ठीक है। मतलब देखो, फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। जैसे देखो तुम लोग कंपनी अकाउंट्स जो है, जब कंपनी अकाउंट्स करते हो तो रिजर्व सरप्लस के अंडर काफी सारे रिजर्व सरप्लस लिख सकते हो, जैसे कि जनरल रिजर्व अगर है कंपनी का, पीएल लिखते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हो, कैपिटल रिजर्व लिखते हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व लिखते हो, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखते हो, काफी सारे रिजर्व लिखते हैं हम लोग जो भी कंपनी के पास अवेलेबल होता है। रिजर्व सरप्लस के अंदर सारे रिजर्व सरप्लस आ जाते हैं जो कंपनी के पास है। ये मैंने थोड़ा लिस्ट दिया है कि कितने तरीके का रिजर्व हो सकता है। अब उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो फ्री नहीं है, और रिजर्व को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्री रिजर्व और फ्री नहीं है वो। अब फ्री इन द सेंस क्या है, फ्री इन द सेंस ये होता है कि जिस चीज को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास एक फटा नोट है, एक अच्छा सा नोट है, ठीक है, तो जो अच्छा नोट है उसको ना हम लोग इजीली कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फटा नोट है वो हर कोई लेना नहीं चाहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी फटा है तो बहुत से लोग नहीं लेते, बहुत से लोग बोलते ठीक है हम चला लेंगे, ठीक है, तो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, भाई ये मेरा नोट फटा हुआ है तो इसको हम हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, किसी किसी जगह पे शायद अप्लाई कर पाए, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास फ्री रिजर्व है तो उसका यूज हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम है फ्री रिजर्व। लेकिन जो रिजर्व फ्री नहीं है उसको हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये फ्री रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बाईबैक के लिए जो सेक्शन 68 है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सेक्शन 68 है, उसके हिसाब से बाईबैक के लिए ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक, कहीं पर भी और नहीं होता है, ओनली बाईबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को फ्री माना गया है। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी फ्री नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसीलिए तुम लोग को ये बात याद रखना है, ठीक है। और ये सब चीज हम इसीलिए बोल रहे हैं, इसके बिना तुम लोग कैलकुलेशंस कर ही नहीं पाओगे। अगर हम लोग ये सारे प्रोविजंस को नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम तुम लोग को बताते हैं कि फ्री रिजर्व क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। तो फ्री रिजर्व का जब नॉलेज हो जाएगा तो फ्री रिजर्व के अलावा बाकी जो भी रिजर्व आएगा वो हम लोगों का नॉट फ्री रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, फ्री रिजर्व का मतलब क्या है। रिजर्व दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ distribution of dividend is called free reserve। फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, देखो मैंने तो बोला फ्री रिजर्व का मतलब जिस रिजर्व को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं वो भी है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ठीक है। ऐसा रिजर्व जिसको हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस के काम पे लगा सकते हैं, वैसे रिजर्व्स को बोला जाता है
फ्री रिजर्व, ठीक है। अब फ्री रिजर्व कहां से बनता है? देखो, हम लोग जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं डे टू डे बेसिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। मतलब बेसिकली अगर एक सिंपल सा बात करें कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर कभी तुम लोग बनाए हो, जरूर बनाए होगे, वहां पर बाय सेल्स बोल के लिखते हो और उसके अगेंस्ट में जो जीपी को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, वही हम लोग का होता है बिजनेस का प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी आता है, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग बिजनेस का जो भी अदर एक्सपेंसेस है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होता है वो पे करने के बाद जो हमारे पास बचता है उसे हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब वही, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे मेरा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट अर्न फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी। जैसे कि अगर किसी का, मान लो कि किसी का अगर जो है फर्नीचर का बिजनेस है, तो उससे जो इनकम आ रहा है वो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट। किसी का मान लो कोई टीचर है मेरी तरह, कोई डॉक्टर है, ठीक है, या फिर किसी का ग्रोसरी शॉप है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है, तो जो भी है, जो जिसका कोर बिजनेस एक्टिविटी है उससे उसको जो प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को ना हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएशन करते हैं। ये चीज तुम लोग कभी पार्टनरशिप करते हो तो ये लैंग्वेज सुने होगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप तो सभी ने किया होगा। तो पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। पार्टनर लोगों में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ठीक है। तो कंपनी के केस में क्या होता है, प्रॉफिट को कंपनी चाहे तो अलग अलग जगह पे एप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? जैसे कि मान लो कंपनी प्रॉफिट का कुछ एक हिस्सा उठा के जनरल रिजर्व बना के रखती, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो पैसा बच गया वो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैंक में रख दिया, एफडी कर दिया, अभी मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया ना, वैसे ही यहाँ पर लेकिन इन्वेस्टमेंट का बात नहीं हो रही। यहाँ पर प्रॉफिट को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, प्रॉफिट से हम लोग रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिजर्व का नाम क्या है, जनरल रिजर्व, ठीक है। डिविडेंड देने के लिए, अब ये जनरल रिजर्व कहाँ यूज कर सकते हो, कहीं पर भी, कहीं पर भी, जहां भी हमें प्रॉफिट का जरूरत पड़ा हम लोग जनरल रिजर्व से निकाल के उसे यूज कर सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर हो गया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है। ये रिजर्व नॉर्मली फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो रिजर्व होता है उसी को फ्री रिजर्व माना जाता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का फ्री रिजर्व हुआ। या फिर मान लो हम लोगों ने पीएल अकाउंट में रख दिया, तो तुम लोग कंपनी अकाउंट्स बनाते हो तो देखोगे रिजर्व सरप्लस के अंडर में जनरल रिजर्व लिखते हो, पीएल लिखते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व लिखते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। तो ये सारे रिजर्व्स जो है ना वो रेवेन्यू प्रॉफिट से बने हैं। तो ये हर तरीके के जो मैंने भी 3 एग्जांपल्स दिया, इस सभी रिजर्व को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट से बना हुआ है, ठीक है। और रेवेन्यू रिजर्व का मतलब ही होता है फ्री रिजर्व, ठीक है। और फ्री रिजर्व जो है वो, रेवेन्यू रिजर्व जो है वो सारे रिजर्व जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं। डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जिससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कोई भी रिजर्व से, अगर उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व कैसे बना सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब है जो डे टू डे के बिजनेस एक्टिविटी से आता है, ठीक है। अब देखो नॉट फ्री रिजर्व क्या है वो भी बताते हैं। जो रिजर्व हमारा फ्री नहीं है वो कैसा है, जैसे कि हम यहाँ पर हेडिंग करें नॉट फ्री रिजर्व, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब तुम लोग बोलोगे अभी अभी तो मैंने लिखा ये फ्री है, तो मैंने ये भी तो बोला ये एक्सेप्शन है, ओनली फॉर द बाईबैक पर्पस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कंसिडर्ड एज फ्री, अदरवाइज वो फ्री नहीं है। क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है वही फ्री है, अभी सिखाया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे बनता है, क्या वो डे टू डे के एक्टिविटी से बनता है, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम तब बनता है जब कंपनी का शेयर इशू करने के बाद वो प्रीमियम में लिस्टिंग होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी को जनरेट
जनरेट होता है, लेकिन शेयर इशू करना कंपनी का कोई डे टू डे एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। वो कंपनी जो है लिमिटेड टाइम भी ही करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी हर रोज शेयर इशू करे, ऐसा नहीं होता है। कंपनी जब मार्केट में पहली बार आती है तो आईपीओ इशू करती है, मतलब उस इशू का नाम होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर दोबारा भी कर सकती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकती, फिर उसको हम लोग बोलते हैं फर्दर इशू, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर कर सकती है कंपनी दोबारा, लेकिन ये कोई डे टू डे का एक्टिविटी नहीं है। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मेरा फर्नीचर डेली बिकेगा, वो मेरा डे टू डे एक्टिविटी है। मेरा फर्नीचर बिजनेस जो है वो एक कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, तो हम शेयर थोड़ी ना रोज रोज इशू करेंगे। और ये जो इसीलिए रोज रोज के एक्टिविटी से जो पैसा आता है, जो प्रॉफिट आता है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट को जब बांटते हैं अलग अलग जगह पे, तो वो हर एक जगह जो है वो फ्री रिजर्व की तरह काम करता है। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट करने का जो तरीका है वो कोई डे टू डे एक्टिविटी से नहीं आता है, इसीलिए ये फ्री रिजर्व नहीं है। और एक फ्री रिजर्व नहीं है, ऐसा भी एक नाम देते हैं, चलो और एक देते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये भी नाम तुम लोग पार्टनरशिप में सुने होंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, कंपनी अपना जो एसेट और लाइबिलिटीज है उसे रिवैल्यू करती है। कब रिवैल्यू करती है? जैसे हम पार्टनरशिप भी बताते हैं, बाकी देखो किसी ने क्या किया है नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो देखो कॉलेज अगर हो गया है नहीं हुआ है वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है, इसलिए हम ज्यादा इस पे नहीं बोल रहे। एक ऐसा कॉमन पॉइंट बता रहे जो सभी ने किया होगा, 12th में जब तुम लोग पार्टनरशिप पढ़ते हो तो रिवैल्यूएशन बनाते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कब बनाते हैं? ये तब बनाते हैं अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, नए कोई पार्टनर का एडमिशन, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, या एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंजेस लाया जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, तब हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो उससे जो रिजर्व जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। और इस तरीके के जो रिजर्व क्रिएट हो रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं, फ्री रिजर्व नहीं है, तो इसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल नेचर का है, जैसे तुम लोग कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े होंगे, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल नेचर का है। ये जो है ये ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली होता है, ये सारे इंसिडेंट फ्रीक्वेंटली होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट डे टू डे एक्टिविटी, ये जो है ये ओकेशनली ये सारे चीज होते हैं, तो इसीलिए ये इसका नेचर जो है ये कैपिटल नेचर का है, तो इसे हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। लेकिन बाईबैक के लिए इसको फ्री माना गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो दोनों चीज तुम लोगों को याद रखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों फ्री नहीं है, लेकिन सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट हमें बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे इस टॉपिक के लिए फ्री है, ठीक है। अच्छा, अब बाईबैक जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है, वो लिखते हैं। देखो, बाईबैक कैन बी डन फ्रॉम, कहां से हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, मतलब बाईबैक का प्रोसेस क्या है, मतलब किनको ऑफर कर सकते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, मार्केट प्राइस से ज्यादा शेयर का ऑफर करें, आप मुझे पैसा वापस करो, किन लोगों से ये बात बोल सकते हैं। एक तो ओपन मार्केट में ये चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मार्केट में जो भी शेयर होल्डर्स है वो हमें जो है शेयर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, अगर उन्हें सूटेबल लगता है तो ही वो करेंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरा होता है फ्रॉम इम्प्लॉय, ठीक है, हम लोग चाहे तो अपने एम्प्लॉय लोगों को जो इक्विटी शेयर इशू किया था वो हम लोग बाईबैक के लिए उनको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय को जो शेयर दिया जाता है वो कैसा शेयर होता है, शायद तुम लोगों ने नाम सुना होगा, स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। ये भी इक्विटी शेयर है, लेकिन ये जो है इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, ये स्पेसिफिकली एम्प्लॉय वगैरह को दिया जाता है। यहाँ पर स्वेट का मतलब वही पसीना, इन्होंने अपना पसीना बहाया है कंपनी के लिए, तो कंपनी इनको शेयर देती है कम प्राइस में, इसका अलग जो है मतलब रूल्स रेगुलेशंस होता है, तो वो स्वेट इक्विटी जब आएगा जिनका है हम करवाएंगे स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। या फिर कंपनी अपने एम्प्लॉय को ईशॉप देती है, ईशॉप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज है उनको कब देती है, कि कंपनी अगर नहीं चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा हो, तो कंपनी अपने जो एम्प्लॉय है उनको ये बोल सकती है कि आप मेरे कंपनी में अगर 10 साल जो है टिक के काम करोगे, तो आपको हम फ्यूचर में मेरा जो कंपनी का शेयर है वो आपको हम कंसेशनल रेट में देंगे, 10 साल बाद शेयर का प्राइस कुछ भी हो हम आपको 40 रुपए में वो शेयर दे देंगे, ठीक है। इस तरीके का ऑफर देती है। तो ये सब ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो गया,
है, ये सब पे ज्यादा बोलेंगे तो मेरा मेन चैप्टर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो हम बता दिए कि इम्प्लॉय को जिस तरीके का इक्विटी शेयर दिया जाता है उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो इनको भी कंपनी ऑफर कर सकती है कि हम प्राइस ज्यादा दे रहे हैं, मुझे अगर बेचना है तो बेचो। या फिर फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स को ऑफर कर सकती है, पर्टिकुलर शेयर होल्डर को ऑफर कर सकती है, या फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी कर सकती है, प्रोपोर्शनेट बेसिस, ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, मतलब लॉटरी सिस्टम वगैरह होता है, जहां पर मान लो बहुत सारे शेयर जो है लोग बेचने के लिए रेडी है, तो उसमें क्या किया जाता है, किसका शेयर पहले बाई बैक करे, तो उसमें लॉटरी सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है जिनका नाम आता है उस हिसाब से बाई बैक होता है। तो वो जब आएगा हम बताएंगे। प्रोपोर्शनेट बेसिस भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट रूट, ठीक है, एग्जिट रूट। तो फिलहाल इतना जान के रखो कि कंपनी किनको ऑफर करेगी, जिनके पास उनका शेयर है कि भाई बाय बैक करना है मुझे, तो ओपन मार्केट में ऑफर कर सकती है अपने इंप्लॉइज को, अपने शेयर होल्डर को, और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी जो है बायबैक कर सकती है। अब क्यों कंपनी बायबैक करती है, कंपनी का इसमें बेनिफिट क्या है, तो एडवांटेज ऑफ बायबैक, कंपनी क्यों बायबैक करती है, ठीक है। तो देखो कंपनी बायबैक करने से बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बात है कि बायबैक करने से क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को शॉर्ट में ईपीएस बोलते हैं, ईपीएस इंक्रीज होता है। कैसे होता है, चलो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज, और कंपनी के 1000 ही इक्विटी शेयर होल्डर है, तो कंपनी एक एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देगी, ₹1 पर शेयर, ठीक है। मतलब अर्निंग पर शेयर शेयर होल्डर का कितना हो गया, ₹1। अब मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना ही है, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं बाईबैक करने के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मेरा कांस्टेंट ही रहना चाहिए, क्योंकि देखो प्रॉफिट बढ़ने के लिए तो कैपिटल इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर मेरे पास कैपिटल बढ़ेगा तो ना हम इन्वेस्ट करके बिजनेस का प्रॉफिट को ग्रो करेंगे। लेकिन बाईबैक का मतलब क्या है कि मुझे मेरा शेयर कैपिटल को कम करना है, तो फिर शेयर कैपिटल तो कम हो रहा है, अगर शेयर कैपिटल कम होगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ने का तो कोई चांसेस है नहीं। इसलिए मैंने मान लिया कि प्रॉफिट मेरा वही रहेगा, ठीक है, लेकिन मेरे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो जाएंगे। मान लो बाईबैक के बाद मेरे पास सिर्फ 500 शेयर होल्डर ही बचे, क्योंकि बाकी 500 को मैंने पैसा देके उनका ओनरशिप कैंसिल कर दिया, ठीक है, उन्होंने बेच दिया, मैंने पैसा देके वापस कर दिया। तो ये देखो ₹2 पर शेयर करके एक एक जन का डिविडेंड हो गया। तो डिविडेंड बिफोर बायबैक बन रहा था ₹1, डिविडेंड आफ्टर बायबैक हो गया 2 पर शेयर। तो इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए कंपनी बायबैक करती है। दूसरा हो जाएगा, अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है ना, ये मार्केट में एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, और इस वजह से कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ग्रेजुअल increase in the market price ऑफ शेयर, कंपनी का शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बिकॉज ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि डिविडेंड जो है उसका वैल्यू बढ़ रहा है, डिविडेंड का अमाउंट बढ़ रहा है। ईपीएस बढ़ने से मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली जो है रेज करने लगता है, ठीक है। और फ्यूचर का लाइबिलिटी भी रिड्यूस होता है, बताते हैं क्यों, लिखो, रिडक्शन ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटीज by payment of surplus cash।
पेमेंट ऑफ सरप्लस कैश। देखो, सरप्लस कैश पेमेंट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं, ठीक है। अब बाय बैक करने से ये जो लाइन लिखा है ना, बाय पेमेंट ऑफ सरप्लस कैश या फिर बाय बाय बैक, एक ही बात है, वो भी चाहो तो लिख सकते हो। बोल रहा है कि बाय बैक करने पे क्या होगा, हम लोग का फ्यूचर लाइबिलिटी कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, इक्विटी शेयर होल्डर को तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है, वो बात अलग है, हम लोग करें या ना करें, वो ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी है, वो कुछ नहीं बोलते उन्हें ज्यादा दो कम दो, ठीक है। इसीलिए तो ट्रू ओनर ऑफ कंपनी बोलते हैं, वो प्रॉफिट लॉस सभी चीज लेने के लिए रेडी है। लेकिन अब मुझे 1000 लोगों को कुछ देना है, मुझे 500 लोगों को देना है, तो ऑब्वियसली मेरा फ्यूचर का लाइबिलिटी कम हो जाएगा। फ्यूचर में जब हम फिर से डिविडेंड बांटेंगे तो वो 500 लोगों पे जा रहा है, तो फ्यूचर का लाइबिलिटी मेरा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। अगर बिजनेस लिक्विडेशन में भी चला गया तो मेरा लाइबिलिटी 500, वैसे इक्विटी शेयर का लाइबिलिटी नहीं होता है उस तरीके से। इक्विटी शेयर होल्डर तो तब, अगर कंपनी बंद भी हो जाता है, सभी को पे करने के बाद कुछ बचता है तो ही उनको देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा रिस्क बेयर करते क्योंकि वही ओनर होते कंपनी के, तो जो ओनर है उसको तो रिस्क बेयर करना ही पड़ेगा। तो लेकिन एक बात तो है ना कि अगर हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कम होगा तो हमारा लाइबिलिटी भी टुवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उनको डिविडेंड देना या फिर कुछ भी, ठीक है, तो वो तो हमारा अमाउंट तो जरूर कम होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है बायबैक करने का, इसीलिए कंपनी के पास सरप्लस कैश होने से कंपनी बायबैक करती है, ठीक है। लेकिन वो करना चाहे तो ही कर सकती है, और ऊपर से ये सारे कंडीशंस उसको फुलफिल करने पड़ेंगे कि एओए में उसका लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो बायबैक कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, बाईबैक कंपनी कहां कहां से कर सकती है। मतलब बाईबैक करने के लिए अभी मैंने तुम लोग को बताया कि कंपनी के पास सरप्लस कैश होना चाहिए, ठीक है। अब वही हम रिसोर्सेस बता रहे कि कंपनी के पास क्या क्या रिसोर्सेस होना चाहिए। बाईबैक कैन बी डन फ्रॉम, कहां कहां से बाईबैक होना पॉसिबल है। पहला, बाई फ्रेश इशू ऑफ अदर सिक्योरिटीज इफ इक्विटी शेयर आर, ईएस लिखा है मैंने, इक्विटी शेयर आर बाईबैक, देन, ম্যাম हाँ बोलो। ম্যাম বলছিলাম এই পয়েন্টটা আপনি আগে লিখিয়ে দিলেন না, বাইব্যাক ক্যান বি ডান ফ্রম, কোথায় কোথায় থেকে ইস্যু হতে পারে, এমপ্লয়িজদের কাছ থেকে ইস্যু হতে পারে, তারপর হচ্ছে শেয়ার না ওটা, হোল্ডার্স। হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে বাইব্যাক ক্যান বি ডান ফ্রম, ওটা আলাদা, ঠিক আছে। মানে আমরা কার কার থেকে বাইব্যাকের জন্য নিতে পারি, এটা আলাদা পয়েন্ট লিখছি, কিভাবে হতে পারে, ওই হেডিংটা একই দিয়েছি, এটা আচ্ছা আলাদা। দেন ফ্রেশ ইস্যু উইল বি ফর প্রেফারেন্স शेयर और अदर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर। बताते हैं, देखो क्या लिखा है। देखो यहाँ पर सबसे पहला बात है कि ऑब्वियसली हमारे पास सरप्लस कैश होना चाहिए तो ही हमें बायबैक का सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा भी, मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास अगर थोड़ा बहुत कैश वगैरह कम पड़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो फ्रेश इशू कर सकते हैं नए शेयर्स का, ठीक है। नए शेयर्स का फ्रेश इशू कर सकते हैं बायबैक के लिए, क्योंकि बायबैक के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो सरप्लस है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो कंपनी एक्ट ने रूल्स बताया कि अगर आपको जरूरत है तो आप बायबैक करो, अगर आपको पैसा कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा फ्रेश इशू कर लो दूसरे किसी शेयर्स या सिक्योरिटीज का, ठीक है। लेकिन कौन सा शेयर सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, बोल रहा है इफ इक्विटी शेयर्स आर बायबैक, अगर हम लोग बायबैक इक्विटी शेयर का ही कर रहे हैं, जबकि बायबैक लैंग्वेज ओनली इक्विटी शेयर को ही रिलेट करेगा, फिर भी जैसा लॉ में लैंग्वेज है मैंने लिखा एक बार, if equity shares are buyback then fresh issue will be for preference share, मतलब मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को बायबैक करना है, अब हम शेयर भी इक्विटी शेयर ही इशू करेंगे, ये कैसा लॉजिक हो गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे पास इक्विटी शेयर है, मान लो जो है 100,
ठीक है, 100 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, हम चाह रहे हैं कि अपने इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करें, ठीक है, करो। अब हम बोल रहे हैं हम फ्रेश, मुझे पैसा चाहिए। अब शेयर इशू करने से तो पैसा आता है, शेयर इशू करने का एंट्री क्या होता है, कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम तो चाह रहे हैं मेरा इक्विटी शेयर हटे, ठीक है, मेरा इक्विटी शेयर कम हो, तो मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल को तो डेबिट करना है। अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करने के चक्कर में फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ये चीज नहीं चाहिए फिर मुझे वही चीज इशू करना है, ये कैसा लॉजिक हुआ। इसीलिए कंपनीज एक्ट सीधा सीधा बता रहा है कि आप फ्रेश इशू करो, लेकिन इक्विटी शेयर मत करो। क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो, या फिर अदर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर कर सकते हो। मतलब अभी तो मैंने बोला इक्विटी शेयर नहीं कर सकते, फिर अदर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब देखो, इक्विटी शेयर्स का क्लास कैसे डिफाइन होता है। जैसे मान लो पहले हम लोगों ने जैसा इक्विटी शेयर इशू किया था ना, उसका क्लास टाइप कैसा था, उसका क्लास टाइप ऐसा था कि 10 शेयर में एक वोटिंग राइट है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, 10 शेयर्स में एक वोटिंग राइट है। लेकिन अभी हम लोग जो फ्रेश इशू करना चाहते हैं बाई बैक के लिए इक्विटी शेयर, उसका क्लास क्या है, उसका क्लास ऐसा है कि 3 शेयर पे ही एक वोटिंग राइट है, ठीक है। तो भले ये भी इक्विटी शेयर है, ये भी इक्विटी शेयर था, लेकिन दोनों का फीचर्स अलग था, ठीक है। फीचर्स जिसको यहाँ पर क्लास बोलते हैं। अगर क्लास अलग है तो फिर दूसरे क्लास का इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हो, सेम टाइप ऑफ चीज नहीं कर सकते हो। जो तुम्हें नहीं चाहिए सेम उसी चीज को अपने पास कैसे लेके आओगे। अगर नहीं चाहिए तो फिर क्यों ला रहे हो, ठीक है। और अगर फिर से ला रहे हो तो फिर रिड्यूस ही क्यों करवा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ठीक है, शेयर इशू करके पैसा निकालो, कंपनीज एक्ट बोल रहे हैं शेयर इशू करके पैसा जुगाड़ कर लो जितना कम हो रहा है, लेकिन सेम क्लास ऑफ शेयर्स इशू मत करना। मतलब इक्विटी शेयर कर सकते हो बट सेम क्लास ऑफ शेयर्स इशू मत करना। और दूसरा है कि प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, इक्विटी शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर नहीं कर सकते तो प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। अगर तुम लोग के दिमाग में डिवेंचर आ रहा है तो वो जो है वो प्रोहिबिटेड है, लिखवा देंगे, डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो, अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स कर सकते हो। क्लास का मैंने मतलब भी बताया कि क्लास का मतलब क्या होता है। सेकेंड देखो, बाई फ्री रिजर्व, ठीक है। और एक चीज होता है, ठीक है, फ्री रिजर्व जो है, फ्री रिजर्व मतलब मैंने पहले ही बता दिया तुम लोग को फ्री रिजर्व का मतलब, ठीक है। तो जो फ्री रिजर्व्स है उससे हमें अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। अब ये क्या होता है, ये इस क्वेश्चन मतलब ये इस टॉपिक का बहुत ही बड़ा चीज है, ठीक है। ये हम तुम लोग को समझाएंगे, ठीक है। एक बार इस लाइन को ऐसे ही लिखते हैं, बस थोड़ा अभी बताते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। फ्री रिजर्व को हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम लोग अपने फ्री रिजर्व का यूज करके भी जो है बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। फ्री रिजर्व का यूज करके बाईबैक कर सकते हैं, लेकिन जितना फ्री रिजर्व का यूज कैसे करना है, हम लोग जितना अमाउंट का बाईबैक करना चाहते हैं उतने अमाउंट का फ्री रिजर्व से अमाउंट निकाल के सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसे ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, इसको हम अलग से पूरा बताएंगे, ठीक है। तो अभी रहने दो, फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करके जो है हमें बाईबैक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाईबैक ऑफ शेयर्स कैन बी एट, मुझे लगता है किसी का अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर लो तो। दैट इज अमाउंट ड्यू ऑन बाईबैक इक्वल नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक। बाईबैक ऑफ शेयर्स कैन बी एट प्रीमियम, ठीक है। तो बाईबैक ऑफ शेयर्स प्रीमियम में भी हो सकता है। प्रीमियम में इसका मतलब है कि हम लोग मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पे दे सकते हैं, ठीक है। और प्रीमियम उसके हिसाब से अगर देखें तो बाईबैक के लिए हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा, बोल रहा है जैसे मैंने बोला था ना, मेरा 10 रुपए का शेयर था, मार्केट प्राइस चल रहा है 40 रुपीज का, तो मुझे 40 से ज्यादा देना पड़ेगा। तो मेरा बाईबैक का अमाउंट कितना हो जाएगा, मैंने ऑफर किया 44 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल मेरा बाईबैक प्राइस हुआ 44, तो अमाउंट ड्यू ऑन बाईबैक कितना हो गया 44 एक शेयर पे। उसको यहाँ पर कैसे डिफाइन किया है, नॉमिनल
वैल्यू ऑफ कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है जो शेयर्स का वैल्यू होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू एक ही बात है। और इक्विटी शेयर के लिए वो 10 रुपए होता है जब तक क्वेश्चन ना अपने आप से कुछ और बोल दे। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर के लिए ऑलवेज 10 होगा, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा दे रहा है, जैसे यहाँ पर 34 रुपीज दे रहे हैं, अगर मेरा बायबैक प्राइस 44 है तो मेरा बायबैक में अमाउंट ड्यू कितना हो गया 44 रुपीज, जिसमें 10 मेरा टूवर्ड्स कैपिटल है और प्रीमियम जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैसे काउंट होता है, बियॉन्ड द कैपिटल, ठीक है, बियॉन्ड द नॉमिनल वैल्यू, बियॉन्ड द नॉमिनल वैल्यू जो भी मेरा होगा या बियॉन्ड द फेस वैल्यू जो भी मेरा होगा उसी को प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है। तो बाईबैक का अमाउंट ड्यू मेरा विद प्रीमियम भी हो सकता है, बेसिकली यहाँ पर बोला है कैन बी, लेकिन कैन बी नहीं, ऑलवेज यही होता है, प्रीमियम पे नहीं देने से कोई बाईबैक नहीं करना चाहता है प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये अमाउंट ड्यू का मतलब मैंने यहाँ पर बोलना चाहा है टोटल वैल्यू, मैंने एग्जांपल भी दिया तुम लोगों को अभी अभी, टोटल वैल्यू ऑफ बाईबैक का बात करें कि एक एक शेयर्स पे हमें कितना लौटाना है, ठीक है। डी पॉइंट में लिखो फॉर राइटिंग ऑफ सच प्रीमियम ऑन बाईबैक we can use securities premium, securities premium, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जब हम लोगों को कैपिटल का पैसा कहां से देंगे, कैपिटल जो लिया था उसे रिटर्न कर देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसी का तो प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा कैसे देंगे, बोल रहा है एक्स्ट्रा कैसे देना है, बोल रहे जितना भी प्रीमियम होगा, तो बोल रहा है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम से पूरा अगर नहीं बने तो हमारे पास क्या कोई ऑप्शंस है, हाँ हम लोग के पास ऑप्शंस है, हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा कम पड़ रहा है, मान लो मेरा प्रीमियम का वैल्यू मैंने यहाँ पर कितना दिखा है 34, सिक्योरिटीज प्रीमियम में है सपोज करो कि मेरा ओनली 30 रुपीज है, ठीक है, तो फिर मेरा तो कम पड़ रहा है, तो मुझे कहां से देना पड़ेगा, अगर मेरे पास कम पड़ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट, तो फिर वो हम लोग जनरल रिजर्व से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बाईबैक का जो प्रीमियम पे करना है उसके लिए अगर हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम सबसे पहले यूज कर लेना चाहिए, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा कम पड़ रहा है तो मुझे वो अमाउंट जनरल रिजर्व से देना पड़ेगा, बाकी अमाउंट मेरा जनरल रिजर्व से चला जाए। ये देखो, तो हम यहाँ पर एंट्री लिख के बता, अच्छा ठीक है एंट्री आगे लिखवा देंगे, तो राइटिंग ऑफ सच प्रीमियम ऑन बाईबैक वी कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व ऑल्सो, जनरल रिजर्व ऑल्सो, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर एंट्री भी लिखवा देंगे, हम लोग चाहे तो जनरल रिजर्व का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितने का रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम तुम लोग को एक जो है छोटा छोटा कुछ मेथड्स जो है ना 3 तरीके का, उस मेथड को हम समझाते थे, मेथड्स मेथड्स ऑफ बाईबैक। 3 मेथड है, नॉर्मली 3 मेथड है, ठीक है। अच्छा, पहला मेथड मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 लिख रहे हैं, प्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करना है, सीआरआर लिख रहे हैं, सीआरआर का मतलब यही वाला, ठीक है, और उतना बड़ा बार बार लिखेंगे तो टाइम लगेगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो मैंने बोला ना वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम समझाते हैं। हम लोग अपने फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, ये मेथड हमें फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसफर, अच्छा सीआरआर में करना है, बट कितना ट्रांसफर करना है, फ्री रिजर्व से कितना अमाउंट उठा के सीआरआर में देना है, क्यों देना है वो तो बताएंगे, कितना देना है वो पहले सुनो। देना है नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, ठीक है, नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक ये बोला है। अच्छा, इस चीज को कैसे समझेंगे, तो देखो
यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर उसको हम कंपनी से रिलेट कर देंगे। मान लो ये तुम लोग हो, ठीक है, ये पेरेंट्स है, ठीक है, मतलब तुम लोग और तुम लोगों के पेरेंट्स, ठीक है। तो देखो तुम लोग के पास मान लो कैश है 1,00,000 रुपीज, ठीक है, और लोन है तुम लोग का 50,000 का, और सेविंग्स है 50,000, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, मान लो एक लैपटॉप खरीदना है जिसका प्राइस है 40,000 रुपीज, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, अगर तुम लोग को लैपटॉप खरीदना है, तुम लोगों के पास जो है यहाँ पर लोन, तुम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है, तुम लोग चाहो तो देखो अपना 1,00,000 का कैश जो है उसका यूज कर सकते हो, 50,000 का लोन ले सकते हो, या फिर अपना सेविंग्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नॉर्मली हमें अगर कुछ ऐसा चीज खरीदना है जो हमारा एसेट वगैरह होता है, तो कैश का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डे टू डे का मतलब काम करने के लिए जो पैसा रहता है, ठीक है, मतलब बोल सकते हो कंपनी के रिलेशंस में वर्किंग कैपिटल जैसा, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को कोई एसेट खरीदना है तो तुम लोग कौन सा ऑप्शंस लेना पसंद करोगे, मतलब अपना कैश खर्च कर दोगे, या लोन ले लोगे, या फिर सेविंग्स में पैसा है तो उसको यूज करोगे। तो अगर पेरेंट्स से पूछोगे तो वो तुम लोग को क्या सजेशन देंगे, ये बता सकते हो, मतलब क्या प्रेफरेबल होगा, हम जस्ट ये पूछना चाह रहे हैं। बोलिए। पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे लोन ले लो या फिर जो कैश है उसको खर्च कर दो, तो फिर नेक्स्ट दिन का खर्चा कैसे पे करोगे, कैश तो घर चलाने के लिए, ठीक है। तो कौन सा पैसा यूज करोगे अगर लैपटॉप खरीदना है। मैम सेविंग्स का पैसा यूज करेंगे। ऑब्वियसली सेविंग्स का पैसा ही यूज करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स यही बोलेंगे कि सेविंग्स का पैसा लगाओ, लोन भी मत लो, ठीक है, और जो कैश है उसको भी मत यूज करो, क्योंकि कंपनी कभी अपना वर्किंग कैपिटल का पैसा थोड़ी ना एसेट खरीदने में लगाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो सेविंग्स है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है, सेविंग्स का यूज करेंगे। तो हम लोग सेविंग्स को क्या करेंगे, लैपटॉप का ये हम लोगों ने सोच रखा है कि इतने का लैपटॉप खरीदेंगे, तो हम लोग एक लैपटॉप फंड बना लेते हैं, ठीक है, लैपटॉप फंड बना लेते हैं, और इसमें इस पैसे को डाल देते हैं कि भाई जब लैपटॉप खरीदने जाएंगे ना तो पैसा यहीं से निकालेंगे, तो सेविंग से उठा के पैसा लैपटॉप फंड में डाल दिया, ठीक है। तो सेविंग्स में कितना पैसा था 50,000, यहां से कितना ट्रांसफर करोगे, जितना, बोलो कितना ट्रांसफर करोगे, 50,000 ही कर दोगे कि 40,000 करोगे, पता है 40,000 का ही लैपटॉप खरीदोगे, फिक्स्ड है, बोलो। 40,000। 40,000, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग 40,000 को ही ट्रांसफर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज को हम अब तुम लोगों का जो लिखवाया ना इधर, इसके साथ तुम लोग को समझाते हैं। तो जो सेविंग्स है वो हम लोग का क्या है, फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देखो लोन के लिए हमें ऐसा लग रहा था लोन लेंगे, लोन का बर्डन होगा, ठीक है, और कैश खर्च कर देंगे तो फिर जो हमारा आगे का जो एक्टिविटी है वो कैसे पॉसिबल होगा। तो फ्री रिजर्व सेविंग्स है, सेविंग्स रखा था किसी भी काम में लगाने के लिए, लगा लिया, लैपटॉप खरीदने के लिए जरूरत था लैपटॉप का, फ्री रिजर्व से पैसा उठाया, उठा के लैपटॉप फंड में ट्रांसफर कर दिया, और इस लैपटॉप फंड को तुम लोग बोल सकते हो ये तुम लोग का CRR जैसा हो गया, ठीक है। अब बोलो ये फंड का पैसा तुम लोग सिर्फ लैपटॉप खरीदने के ही काम पे लगाओगे, किसी और काम पे थोड़ी ना लगाओगे, क्योंकि फंड के आगे जब नाम जुड़ जाता है तो वो फंड का पैसा उसी में यूज होता है, किसी और पर्पस में यूज करना ही नहीं चाहिए। अब देखो हम लोग उतना थोड़ी ना मानते, अब तुम लोग लैपटॉप के लिए रखे हो, पैसा निकाल के कुछ और कर लिए, वो बात अलग है, लेकिन कंपनी के लिए ऐसा नहीं होता है। कंपनी अगर जो फंड बना लेती है उस फंड के पैसे को वही यूज करना पड़ता है, इसीलिए CRR जो बन गया ना इसका भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। CRR के पैसे को हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं, उसका रेस्ट्रिक्शंस
रेस्ट्रिक्शंस होता है कि सीआरआर को कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हो, तो हम लोगों ने पैसे को ब्लॉक कर दिया। 50,000 से उठा के जैसे ही 40,000 इधर ट्रांसफर किया तो 40,000 रुपीज हम लोग का ब्लॉक हो गया, ठीक है। और ये यू जो है ये कौन है, तुम लोग कौन हो गए फिर, कंपनी, और पेरेंट्स कौन हो गया, कंपनीज एक्ट। ये रूल्स हमें कौन बताया, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने बोला कि ऐसा करो, ठीक है, और कंपनी ने वैसा किया। अगर उसे क्या करना है, बाई बैक करना है, यहाँ पर लैपटॉप, और एक्चुअली हमें क्या करना है, बाई बैक। ये जस्ट हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए कि सीआरआर में ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ क्या लिखा था, देखो, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक। तो नॉमिनल वैल्यू यानी एक्चुअली जो प्राइस है, तो एक्चुअली लैपटॉप अगर 40,000 का है तो हम 40,000 ही ना ट्रांसफर करेंगे, हम 50,000 क्यों ट्रांसफर करें, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं सीआरआर का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस सीआरआर के बारे में मुझे थोड़ा पॉइंट्स ना तुम लोग को और भी बताना है। क्या बताएंगे, देखो सीआरआर का जो कंसेप्ट है ना, सीआरआर में पैसा ब्लॉक करने का रीजंस देखो और भी अच्छे से समझाते हैं। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था। क्रिएशन ऑफ सीआरआर कंपनीज एक्ट ने क्यों मैंडेटरी किया हुआ है, ठीक है, तो इसका हम लॉजिक बताते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेना पड़ेगा मुझे। केस 1, ठीक है, बैलेंस शीट बनाया है, टी शेप में बना रहे हैं, लेकिन तुम लोग ऐसा मत सोचो कि कंपनी अकाउंट्स में टी शेप में होता है, वो तो हम जस्ट एग्जांपल्स के लिए बना रहे हैं। अभी इसके लिए अभी हम अलग अलग थोड़ी ना बनाएंगे, मतलब वो वर्टिकल शेप में और नहीं बना रहे, ठीक है। लाइबिलिटीज, और ये हो गया एसेट्स, ठीक है। मान लो हम लोग का शेयर कैपिटल है 10 लाख, ये सब मान लो इन लाख है, ये भी इन लाख है। पीएल है 10 लाख का, क्रेडिटर है, ये भी 10 लाख का है। इधर मैंने लगा दिया 30 लाख, इधर सन्ड्री एसेट बोल के लिख दिया, सन्ड्री एसेट बोल के लिख दिया 30 लाख, ठीक है। तो टोटल मेरा हो गया 30 लाख, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, तुम लोग बताओ कि इस बैलेंस शीट को देख के हाउ मेनी टाइम्स creditors are secure। क्रेडिटर हमारे कितने टाइम सिक्योर्ड है। अब क्रेडिटर कितने टाइम सिक्योर्ड है, इसका मतलब हम पहले में बताते हैं, और दो एग्जांपल इसके साथ साथ ही मुझे देना है। क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है, इसका मतलब हमें तो क्रेडिटर को 10 लाख देना है, क्या हम लोग 10 लाख देने के लिए केपेबल है कि नहीं, वो हमें पता करना है, और कितने केपेबल है उसी को बोलते हैं क्रेडिटर कितने टाइम सिक्योर है, ठीक है। तो हम लोग के पास एसेट है 30 लाख रुपीज का, ठीक है। तो हम लोग के पास एसेट है 30 लाख रुपीज का। अब ये हम लोग का लाइबिलिटी क्या है, एक तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास शेयर कैपिटल, और हमें क्रेडिटर का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग के पास जो पैसा है उससे मान लो कि हम लोग डिविडेंड देना चाहते हैं, तो हम लोगों ने 10 लाख का डिविडेंड दे दिया, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास बचेगा 20 लाख, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अगर 10 लाख है तो हम लोग मैक्सिमम 10 लाख की डिविडेंड दे सकते हैं। अब प्रॉफिट मेरे पास बचा 20 लाख। अब ये 20 लाख में से हम आराम से मेरे क्रेडिटर को पे कर सकते हैं, जो कि मुझे कितना दिख रहा है, 10 लाख दिख रहा है। तो मेरा क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है, 2 टाइम्स, क्योंकि उनको मुझे देना है 10 लाख, मेरे पास अवेलेबिलिटी है 20 लाख का, क्योंकि और तो मुझे कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम डिविडेंड बांटने के बाद भी देखते हैं मेरे पास 20 लाख रुपए रह रहा है, यानी मेरा क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है, 2 टाइम्स सिक्योर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो, अब अगर हम बाईबैक करना चाहते हैं उसके बाद सिनेरियो क्या होगा, इसी बैलेंस शीट को हम तुम लोग को दिखाते हैं। बाईबैक करने के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो यहां पर हम दिखाते हैं। हम लोगों ने बाईबैक किया, मान लो इसी का केस 2, ठीक है। केस 2 में मैंने लिखा कि हम लोग बाईबैक कर रहे हैं, कितने रुपए का, मान लो 2 लाख रुपए का, और कोई सीआरआर नहीं बनाते हैं अगर, जो कि चलेगा नहीं, कंपनी बोल रहा है, कंपनीज एक्ट बोला भाई सीआरआर बिना बनाए तुम बाईबैक कर ही नहीं सकते हो अगर तुम फ्री रिजर्व का यूज कर रहे हो। मतलब यहाँ पर हम दिखाते एग्जाम्पल। अब मान लो हम लोग का वही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, सेम एग्जाम्पल, एसेट लाइबिलिटी इन लैख, यहाँ पर भी दिखा दिया इन लैख। यहाँ पर वही सन्ड्री एसेट, हम ऐसे स्लैश देके लिख दे रहे, सन्ड्री एसेट्स बोल के 30 लाख। यहाँ पर शेयर कैपिटल शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, वहां तो लिखा है ना पूरा पूरा, तो तुम लोग देख के लिख लेना। पीएल 10 लाख, क्रेडिटर 10 लाख। देखो मैंने वही एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है।
तो यहाँ पर वही 30 लाख, यहाँ पर वही 30 लाख, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे, बाई बैक करना चाह रहे 2 लाख रुपए का। बाई बैक करने का मतलब है कि इक्विटी, मान लो ये इक्विटी है, इसमें प्रेफरेंस नहीं है, ये जो शेयर कैपिटल है ये इक्विटी है, वो एग्जाम्पल में भी इक्विटी है, इसमें भी इक्विटी है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने शेयर्स का बाई बैक करेंगे। अगर हम 2 लाख शेयर्स का बाई बैक करेंगे तो मेरा शेयर कैपिटल कितना बचेगा ये बताओ। शेयर कैपिटल कितना बचेगा वो बताओ। अगर हम 2 लाख रुपए बाई बैक करते रहे, मतलब मेरे 10 लाख रुपए के शेयर कैपिटल का अमाउंट हम 2 लाख रुपए रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर मेरे पास कितना बचेगा बाई बैक करने का 8 लाख। मतलब 8 लाख, ठीक है। तो यहां से हटाओ, इसको हम हटाते हैं, ये मेरा चेंज होके 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 8 लाख हो गया क्योंकि मैंने 2 लाख का बाई बैक कर दिया। इसको हम कैसे दिखाएं, ये देखो मैंने 2 लाख का बाई बैक कर दिया तो मेरा 8 लाख दिख रहा है। तो अगर मेरा लाइबिलिटी कम होगा, एसेट भी तो कम होगा, क्योंकि अगर हम बाई बैक करेंगे तो मेरा एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉजिकली सोचो, मेरा कैपिटल डेबिट हुआ 2 लाख से, टू मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश या बैंक, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 2 लाख का, तो मेरा एसेट भी तो सेम अमाउंट से कम होगा। तो एसेट कितना बचा, 28 लाख, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है। अब तुम लोग मुझे सेम तरीके से बताओगे क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है, जैसा जैसा मैंने यहाँ किया वैसा ही तुम लोग को करके बताना है, क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है। अब हमारे पास 28 लाख है, जिसमें से हम लोग 10 लाख तक डिविडेंड दे सकते हैं अगर हम लोग देना चाहे, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट 10 लाख है, तो 10 लाख का प्रॉफिट बांटने से तो कैश भी कम होगा ना, तो मेरे पास 18 लाख बचा। अब बोलो क्रेडिटर कितना टाइम सिक्योर है, मुझे क्रेडिटर को 10 लाख देना है, मेरे पास 18 लाख अवेलेबल है, अभी भी मेरा क्रेडिटर सिक्योर है। हाँ बोलो। 1.8। हाँ, 1.8 टाइम्स क्रेडिटर सिक्योर है। तो बाईबैक करने से क्रेडिटर का सिक्योरिटी कम हुआ कि नहीं हुआ, मुझे एक चीज बताओ, बाईबैक करने से क्रेडिटर का सिक्योरिटीज कम हुआ कि नहीं हुआ। क्रेडिटर का पहले सिक्योरिटीज था 2 टाइम्स, बाईबैक जैसे ही हुआ क्रेडिटर का सिक्योरिटीज 1.8 टाइम हो गया। और ये चीज जो है अलाउड नहीं है कि आप अपने घर के लोगों को, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर घर के लोग हैं, घर के लोगों को पैसा दे रहे हो, बाहर वाले का पैसा रखे हो, मानते हैं कि 18 लाख है, 10 लाख ही तो देना है, लेकिन उनका प्रोटेक्शन आप कम नहीं कर सकते हो। ऐसा कंपनीज एक्ट बोला है कि आप उनका प्रोटेक्शन का जो रेशियो है उसे कम नहीं कर सकते हो बाईबैक करने के लिए, ठीक है। आप कुछ खर्चा करो बात अलग है, बाईबैक करोगे प्रोटेक्शन कम करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें, फिर कैसे बाईबैक करें। अब सिनेरियो 3 देखो, केस 3 कैसे बाईबैक करेंगे, ऐसा कुछ करना है, बाईबैक भी होगा और ये 2 टाइम्स ही रहना चाहिए। केस 3 बाईबैक करेंगे 2 लाख, सेम वही 2 लाख का ही हम बाईबैक करेंगे, ठीक है। और इस बार हम सीआरआर बनाएंगे, कंपनी का बात सुनेंगे, ठीक है, सुनना ही पड़ेगा, कंपनी का बात तो सुनना ही है। सॉरी, कंपनीज एक्ट का बात सुनेंगे, कंपनीज एक्ट का बात सुनना है अगर कंपनी बन के रहना है तो। लाइबिलिटी, एसेट्स, यहां पर अगेन सन्ड्री एसेट्स, वही हम सेम एग्जांपल लेंगे, 30 लाख, शेयर कैपिटल 10, पीएल 10, यहां पर एक सीआरआर लिखेंगे, ठीक है, नीचे क्रेडिटर लिख रहे हैं, क्रेडिटर 10, तो हम लोग का टोटल कितना था 30, यहां पर भी मैंने कर दिया 30, ठीक है। अब हम बाईबैक करेंगे 2 लाख का, चलो हम बाईबैक करते हैं 2 लाख का, यहां से 2 हटा दिया, यहां पर बन गया 8 लाख, इधर से भी 2 हट जाएगा, यहां पर बन गया जो है 28 लाख, ठीक है। अब हमें जो कंपनीज एक्ट है वो क्या बोला है, बोला है जितना तुमने बाईबैक किया है, ठीक है, जितने नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का तुमने बाईबैक किया है उतने का तुम सीआरआर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने 2 लाख लिखा है, मान लो वही मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरा सीआरआर कितने का बनेगा, सीआरआर बनाएंगे ना इस बार, बोलो सीआरआर कितने का बनेगा, अमाउंट बताओ। 2 लाख का। मैम 2 लाख। हाँ करेक्ट, 2 लाख का सीआरआर बनेगा, ठीक है। तब तुम लोग तो बोलोगे ये तो बिगड़ गया, इधर 8 + 2 10, 10 और 10 यहाँ पर कितना हो गया, कितना बन जा रहा है इधर बोलो, इधर कितना होना चाहिए, 28 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 30 लाख होना 28। चाहिए मैम। हाँ लेकिन 28 तो नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है बताओ तो, कितना ज्यादा, ये 8 है, ये अभी चेंज हो गया, ये 8 2 10 20 और 30 हो रहा है, ठीक है। तो मेरा 30 लाख दो, हो गया फिर से। हाँ
मेरा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मुझे 2 लाख कम करना पड़ेगा, तो कैसे करें? अब सीआरआर अपने आप थोड़ी ना क्रिएट होगा, सीआरआर को कहां से क्रिएट करेंगे? सीआरआर कहां से क्रिएट होगा? सीआरआर का क्रिएशंस का रूल है, वो शायद नहीं लिखा है, लिखेंगे। सीआरआर जो है वो, हाँ लिखा है ना, क्यों नहीं लिखा, फ्री रिजर्व से सीआरआर बनेगा, ठीक है। तो बोलो ये वाले बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व कौन सा है? तुम लोग को स्टार्टिंग में ही आज सिखाया ना फ्री रिजर्व, बोलो इसमें फ्री रिजर्व कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटीज अकाउंट। प्रीमियम। हाँ पीएल है। तो पीएल से कितना लेंगे? जितना चाहिए, बोलो कितना चाहिए सीआरआर के लिए, उतना ही 2 लेंगे। लाख। 2 लाख, यहां से 2 लिया, हाँ यहां से 2 लिया, यहां पर भेज दिया, तो यहां कितना बचा? 8 लाख। 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 10, देख लो 28 होता है कि नहीं? यस मैम। 28 बन गया। तो सीआरआर क्रिएट करने का लॉजिक मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि रट लो, ठीक है। सीआरआर क्यों बनेगा? ताकि क्रेडिटर, अब मैंने सिर्फ क्रेडिटर लिखा है, एक्चुअली सिर्फ बात क्रेडिटर का नहीं है, कोई भी आउटसाइडर लाइबिलिटी का प्रोटेक्शन बायबैक के कारण कम नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इससे बड़ा एग्जाम्पल देके हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने दिया। तो ये बात समझ में आया क्यों मेथड 1 में बोला है कि फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक। ये हो गया हम लोग का पहला मेथड। अगर हम लोग चाहे तो बायबैक जब करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया, इसके बाद हम तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो मेरा बायबैक प्राइस है ₹100 और मेरा नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू जो है शेयर्स का वो भी है ₹100। अब तुम लोग बोलोगे अभी तो आपने बोला कि ज्यादा नहीं होने से नहीं होता है, हाँ सही बात है, ज्यादा नहीं होने से नहीं होता, अभी क्वेश्चन आएगा, आज तो नहीं कर पाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब दिखाएंगे। एक बार मान लो कि बायबैक प्राइस भी इतना है, नॉमिनल वैल्यू भी इतना है, तो क्या होगा? देखो वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, बाकी क्वेश्चन में तो हमें कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन बोल ही सकते हैं भाई प्रीमियम में बायबैक नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन में भी तुम लोग को प्रीमियम दिखेगा। तो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया उसमें प्रीमियम में बायबैक नहीं कर रहे, ऐसा मानते हुए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये पूछना है ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा, ठीक है। तो अगर मेरा हाँ बोलो, इसका ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा? ₹100। ₹100, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक बार पूछेंगे कि अगर मेरा बायबैक प्राइस है 110, मेरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 100, तो मेरा सीआरआर में कितना जाना चाहिए? मैम ₹100। 100, क्योंकि 110 नहीं 100 होगा, बिकॉज नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है। ये बात नहीं बोलना, इसलिए हम ये एग्जांपल करवा रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ही देना है हमें, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना है। अब तुम लोग सोचोगे कि मुझे अगर किसी को 110 रुपए देना है और हम अपने नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 रुपए वाला ही दिखा रहे हैं, तो बाकी 10 रुपए कहाँ से जाएगा? वो तो प्रीमियम है ना, प्रीमियम कहाँ से जाएगा? मैंने भी थोड़ा इसका हिंट्स दिया है, प्रीमियम कहां से जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम से या फिर जनरल रिजर्व से, तो वो वहां से जाएगा। सीआरआर हम लोग हमेशा नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो बायबैक है वही करना है। चलो बायबैक प्राइस है ₹90, ठीक है, और अगर मेरा नॉमिनल वैल्यू है 100, ये प्रैक्टिकली नहीं होता है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो बोलो ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा? मैम ₹100। 100 ही होगा। और अगर मेरा ये 80 है, अच्छा छोड़ो, हाँ हो गया, चलो और नहीं चाहिए, ये 80 करने से भी मेरा सेम ही आएगा, चलो ये भी एक ही एग्जाम्पल से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, बस तुम लोग को ये याद दिलाया, कुछ भी लिख दे क्वेश्चन, तुम लोग ये मत भूलना कि नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक ही मेरा सीआरआर में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रख लो। अच्छा अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं, और एक तरीका है बायबैक करने का। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू से हम लोग बायबैक कर सकते हैं, और उसका मैंने रूल्स बताया। फ्रेश इशू क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, अब ये प्रोसीड्स का भी अलग मतलब होता है, वो भी बताते हैं। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल इशू करके जो हमें प्रोसीड्स मिला, ठीक है, उस अमाउंट को हम लोग यूज कर सकते हैं
नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक। बताते हैं ये कैसे, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर फ्रेश, ये वाला यहाँ पर लिख देते हैं। फ्रेश इशू जो है, ऐसे एरो देके लिख देते हैं। फ्रेश इशू जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हम लोगों का, ऐसे लिखते हैं, शुड नॉट द सेम टाइप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल एंड also fresh issue of debenture is not possible. Fresh issue of debenture can't be made, ठीक है। ये दो चीज हम लोग नहीं कर सकते। एक तो मैंने बताया था, वो डिवेंचर का नहीं बताया, वो बता दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी इशूड एंड अदर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, ये हम लोग इशू कर सकते हैं। फ्रेश इशू का मतलब ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम तुम लोग को फिर से एक एग्जाम्पल देके इस चीज को समझाएंगे, ठीक है। जैसे अभी दिया था ना लैपटॉप वाला, वही वैसा ही एक एग्जाम्पल देंगे। तो देखो, ये तुम लोग हो, ये पेरेंट्स है, मतलब अब तो समझ ही गए होंगे। पेरेंट्स का मतलब हम लोग का कंपनीज एक्ट, और ये हो गया कंपनी, ठीक है। अब हम लोग के पास सेम वही एग्जाम्पल, कैश है 1 लाख का। हम लोग के पास जो सेविंग्स है वो कुछ भी नहीं है, सेविंग्स हमारे पास ना 0 है इस बार, ठीक है। और लोन अगर लेना है, मान लो लोन 1 लाख का, ठीक है, और हमें लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लेना है 40,000, ठीक है। अब अगर हम लोग पेरेंट्स से पूछे कि क्या करें, भाई कैश है, लोन लेने से तो इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, और लोन लेंगे नहीं, इसीलिए पेरेंट्स तो देखो लोन लेने के लिए बोलेंगे, लोन लेने का जरूरत नहीं। तो अगर पेरेंट्स से पूछोगे, नॉर्मली तुम लोग सेविंग्स कैसे बनाए हो, सोच लो कि तुम लोग सेविंग्स जो है पॉकेट मनी बचाते हुए किए हो, तो पॉकेट मनी किसने दिया होगा, पेरेंट्स ने ही दिया होगा, ठीक है। अब अगर तुम लोग बोलोगे लैपटॉप खरीदना है, तो पेरेंट्स ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि तुम्हारे पास अभी जो पैसा है उसे खर्च कर दो, 1 लाख रुपए, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो चाहिए तुम लोग को जीने के लिए, ठीक है। तो फिर लोन लेने के लिए बोलेंगे, लोन लेने का जरूरत नहीं है। तो वो फिर क्या बोल सकते हैं, ठीक है हम तुमको फ्रेश पॉकेट मनी दे दे रहे हैं जिससे तुम लैपटॉप खरीद लो, ठीक है। वही फ्रेश इशू हो गया। तो अगर इस कंडीशन में पेरेंट्स देख रहे हैं भाई इसके पास सेविंग्स भी नहीं है, लोन लेगा तो फिर लोन का बर्डन हो जाएगा, और ये खर्च कर देगा तो फिर अपना जो है खर्चा कैसे चलाएगा, ठीक है। तो फ्रेश हम पॉकेट मनी इसको दे देते हैं, फ्रेश पैसा दे देते हैं, कितना, 40,000। यही हमारे फ्रेश इशू वाला कंसेप्ट को रिलेट करता है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स को जो है वो कनेक्ट करता है। तो फ्रेश मनी फ्रॉम पेरेंट्स का जो है अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, 40,000, अमाउंट ऑफ लैपटॉप के बराबर होना चाहिए। इसीलिए फ्रेश इशू का अमाउंट क्या होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक। जितना शेयर्स हम लोग बाईबैक करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स अगर फ्रेश मनी देंगे, कितना देंगे, 40,000 ही देंगे, क्यों ज्यादा दें, ठीक है, 40,000 ही देंगे, कम देने से भी नहीं खरीद पाओगे। तो फ्रेश इशू भी हमें कितना करना है, फ्रेश इशू हमें उतना ही करना है जितना हम लोग का नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक है, ठीक है। अब देखो प्रोसीड्स का मैंने बोला था, इसका अलग मतलब होता है, तो वो हम समझाएंगे। तो प्रोसीड्स आएगा, ठीक है, अगर फ्रेश इशू करेंगे, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक। यही होना चाहिए, मैंने बोला है अभी अभी। मतलब पेरेंट्स जो फ्रेश मनी देंगे वो लैपटॉप के पैसे के साथ बराबर होना चाहिए, इसी चीज के साथ रिलेट कर सकते हो आराम से। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक होना चाहिए। अब रहा बात, ये प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, प्रोसीड्स का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू और इशू प्राइस। देखो ये दोनों बात तो एक ही है ना, मतलब नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू और इशू प्राइस, मतलब ये मत समझो कि नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और इशू प्राइस एक ही बात है। इशू ये हम और बता रहे, अभी लैंग्वेज लिखेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। एक काम करते हैं, नॉमिनल वैल्यू ब्रैकेट में लिख देते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर is
लोअर, उसी को हम लोग प्रोसीड्स मानेंगे। यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब सिर्फ कैश जो आ रहा है वो बात नहीं है, यहाँ प्रोसीड्स को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब है कि हम लोगों ने जो नया शेयर इशू किया उसका इशू प्राइस और फेस वैल्यू में जो अमाउंट कम होता है उसी को हम लोग प्रोसीड्स मानेंगे। नॉर्मली हम लोगों को प्रोसीड्स का मतलब यही पता होता है, जो मुझे मिला, ठीक है, जो मुझे मिला, कुछ बेच दिया उससे क्या मिला, दैट इज द प्रोसीड्स, मतलब कैश। बट यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जो भी बोलो एंड इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। इशू प्राइस क्या होता है शेयर का इशू प्राइस तीन तरीके का हो सकता है, पर, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वाला वैसे भी इक्विटी शेयर इशू करना नॉर्मली प्रोहिबिटेड होता है, फिर भी हमें क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अब हम तुम लोग को कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स देंगे, तुम लोग को बताना है। मान लो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है 100 रुपीज और इशू प्राइस है शेयर्स का 100 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बोलो कि इशू कैसे हुआ है, पार पे, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? पहले ये बताओ, इशू कैसे हुआ है, पार पे, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? मैम पार पे, एट पार। पार पे हुआ है। अब मुझे बोलो प्रोसीड्स फिर कितना होगा, ये रूल्स को देखते हुए बताओ प्रोसीड्स कितना होगा। 100 मैम। 100, ठीक है, अच्छा। हाँ, अब फेस वैल्यू 100 ही रखा है, इशू प्राइस है 120, बोलो ये इशू कैसा है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट? प्रीमियम। प्रीमियम। तो प्रोसीड्स क्या मानेंगे, जो रूल्स है वही लगा के करना है। 100 मैम। 100, ठीक है, विच एवर इज लोअर। अच्छा, अगर फेस वैल्यू 100 है और इशू प्राइस 90 है, इशू एट क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट। ये इशू एट पार, ये इशू एट प्रीमियम और ये इशू एट डिस्काउंट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर प्रोसीड्स मैम रुपीज 100 होगा, 90 रुपीज, नहीं 90 होगा, 90 रुपीज होगा। नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर दैट इज 90 रुपीज होगा, ठीक है। तो ये भी तुम लोगों के दिमाग में चला गया होगा कि प्रोसीड्स का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल से याद रह जाएगा क्योंकि काफी सारा चीज है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग मेथड 3, क्योंकि 3 मेथड होता है ना, तो हम मेथड 3 भी बताते हैं। मेथड 3 क्या है कि हम लोग मेथड 1 और मेथड 2 का कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी हमें अलाउड है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 प्लस मेथड 2, मतलब हम लोग फ्री रिजर्व का भी यूज कर सकते हैं और दूसरा है कि हम लोग फ्रेश इशू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो मेथड का मतलब है, फ्री रिजर्व से सीआरआर क्रिएट करेंगे, मेथड 1, ठीक है। और दूसरा मेथड ये हो गया, ये मेथड 1 का इंपैक्ट, ठीक है। दूसरा मेथड 2 का इंपैक्ट, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, ये कितना होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक। ये दोनों मेथड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या हमें मेथड बता देगा, बिल्कुल क्वेश्चन में हमें मेथड बता देगा, हमें वही करना है, बाकी पढ़ के भी समझ सकते हो, जब क्वेश्चन आएगा ना तो और भी क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो बाईबैक है, करना है 4000 शेयर्स, ठीक है, ये मैंने कैपिटल नहीं लिखा है, शेयर्स लिखा है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, जिसका नॉमिनल वैल्यू है ₹10। जो शेयर बाईबैक करना है उसका नॉमिनल वैल्यू है ₹10, ठीक है। और अब अगर मान लो मुझे ये कैलकुलेट करने बोले कि हम लोग मेथड जो है, मेथड नंबर 3 यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कितना सारा शेयर्स इशू करना पड़ेगा अगर हम लोगों के पास फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व अवेलेबल है 10,000, ठीक है, ₹10,000। हम लोग को 4,000 शेयर्स बाईबैक करना है, तो मुझे बोलो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक कितना है, बाईबैक का नॉमिनल वैल्यू कितना है, पहले तुम लोग ये बताओ, हम सोल्यूशन करके बता रहे, क्वेश्चन बस इतना सा ही दिया है। 4,000 शेयर्स, हाँ 40,000। हाँ 40,000, ठीक है, 40,000 का हमें जो है बाईबैक करना है, 40,000 रुपीज का हमें बाईबैक करना है। अब अगर हम लोग मेथड 3 यूज कर रहे हैं, ये हम खुद से ही बता रहे हैं कि मान लो हम लोग मेथड 3 यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग फ्री रिजर्व से सीआरआर भी क्रिएट करेंगे और जो है प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू उसका भी यूज करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर दोनों मेथड यूज करना है तो हमें फ्री रिजर्व से
CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का भी हमें यूज करना है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। और ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक के बराबर होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक के बराबर होता है। कैसे, ये देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कहाँ गया, ये रहा, नॉमिनल वैल्यू बाईबैक ऑफ शेयर से बराबर होना चाहिए। और ये देखो यहाँ पर जो लिखा है कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। फ्री रिजर्व सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक होना चाहिए। तो फ्री रिजर्व से जो सीआरआर में ट्रांसफर हो रहा है प्लस हम लोग जो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कर रहे हैं, दोनों मिला के मेरा नॉमिनल वैल्यू बाईबैक होना चाहिए। क्योंकि एक से पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो मेरे पास तो 10,000 ही है, मुझे अगर सीआरआर क्रिएट करना है तो मुझे तो 40,000 का करना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक इतना है। लेकिन मेरे पास 10,000 ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मेथड 1 में तो हम 10,000 तक का ही यूज कर सकते हैं, और बाकी 30,000 के लिए मुझे फ्रेश इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, फ्री रिजर्व मेरे पास 10,000 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब पूरा उठा के हम सीआरआर में दे देंगे, क्योंकि मेरा वैसे ही कम पड़ रहा है, 10,000 तो मुझे पूरा ही देना पड़ेगा। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू मान लेते हैं कि x रुपीस है, मुझे नहीं पता, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ कितने सारे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक कितना हो गया, 40,000, ठीक है। अब प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का कितना आएगा, 40,000 माइनस 10,000, 30,000, ठीक है। ये आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का जो मतलब है वो अब देखो यहाँ पर हम और एक चीज ऐड ऑन करते हैं। मान लो जो शेयर्स हम लोग फ्रेश इशू कर रहे हैं उसका इशू प्राइस है, फ्रेश इशू का इशू प्राइस है 60 रुपीज पर शेयर, ठीक है। फेस वैल्यू है उस शेयर का ₹50 पर शेयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और हम लोग को बोला है कितने सारे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ये एक्स का मतलब, एक्स कैसे आया है, एक्स का मतलब है प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इनटू क्या होगा, इनटू प्रोसीड्स पर शेयर, प्रोसीड्स पर शेयर, यही तो होगा ना। प्रोसीड्स जो आया वो कैसे आएगा, जितने सारे शेयर्स इशू किए हैं इनटू प्रोसीड्स पर शेयर, इक्वल कितना है 30,000। तो मुझे निकालना है क्वेश्चन में कि कितना सारा फ्रेश इशू हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड तुम लोग को निकालना है। ये मैंने एग्जांपल बनाया इसीलिए राधा 500 होगा, 500, 500 नहीं, गलत हो गया मैम 600 शेयर्स होगा, मैम 600 शेयर्स होगा, 30,000 डिवाइडेड बाय हाँ 600 आंसर होगा, हाँ 600 सही आंसर हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, प्रोसीड क्या लेना है, प्रोसीड गलत लियो इसीलिए गलत आंसर आ गया। प्रोसीड्स क्या लेना है अभी मैंने सिखाया, इशू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कौन सा लेना है, 50 रुपीज है ना, 50 लेना है, यस मैम। 30,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 30,000 रुपीज है, डिवाइडेड बाय ₹50 पर शेयर। तो आंसर मेरा नंबर ऑफ शेयर्स का आ जाएगा जो कि आ रहा है 600 शेयर्स। तो ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर इतना छोटा सा पॉइंट जो है नहीं देता है, नॉर्मली बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये सारे पॉइंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बताया। अच्छा चलो अब और एक क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक और एग्जाम्पल देते तुम लोग बताना, ठीक करके बताओ, एक और एग्जाम्पल देते हैं। पीएल में है मान लो कंपनी का 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में है, ये मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है, ठीक है 3 लाख, और जनरल रिजर्व में है 1 लाख, ठीक है। अब यहां पर दे रहे हैं एक कंपनी वांट्स टू बाई बैक 30,000 शेयर्स of ₹10 each at the rate of 25 per share. New share issued at ₹120 per share. ब्रैकेट में फेस वैल्यू जो है वो है ₹100
Calculate the number of equity shares that can be issued. Calculate the number of equity share that can be issued by the company for buyback. ठीक है, तुम लोग को ये फाइंड आउट करके बताना है कि कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो उसको कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर मेथड 3 यूज करेगी क्योंकि उसके पास फ्री रिजर्व भी है। ठीक है, वो कम पड़ता है तभी ना फ्रेश इशू करेगी, तो फ्री रिजर्व भी है और फ्रेश इशू भी करने हमें बोला है। तो तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा। अभी जैसा दिया था सेम वैसा ही क्वेश्चन। करके देखो। फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ये दोनों मिला के होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब फ्री रिजर्व कौन सा लोगे बोलो। PLR जनरल। हाँ, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी यहाँ पर हम लोग फ्री मानेंगे ना, अभी लिखवाया था बायबैक के पर्पस में हम लोग इसको फ्री मानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 लाख, 3 लाख, 3 और 1 4 और 1 5 लाख इशू होगा। हाँ 300 शेयर्स इशू होगा, फ्रेश इशू 300 नहीं 25,000 हो रहा है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना हो रहा है, 30,000 शेयर्स बायबैक करना है, इनटू कितना कर रहे हो, इनटू 10 होना चाहिए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक तो 10 होगा ना। थ्री लाख था। अच्छा 30,000 इंटू 10, हाँ 3 लाख। 30,000 इंटू 10 3 लाख होगा। अच्छा, और ये हम लोग का हो रहा है, तो ये 30,000 से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा एग्जाम्पल तो सही नहीं जाएगा। ये 3 लाख कर दो, ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। इसको 3 लाख शेयर्स कर दो, 3 लाख शेयर्स इंटू 10 30 लाख हो जाएगा। 30 लाख तब जाके आंसर आएगा, 30 लाख माइनस 5 लाख। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 25 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब इसको हमें प्रोसीड्स से डिवाइड करना चाहिए, तो प्रोसीड्स कितना हो रहा है, प्रोसीड्स होगा फेस वैल्यू ऑफ इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। तो फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस है 120, विच एवर इज लोअर यानी 100, तो 25,000 शेयर्स। ठीक है, सेम टाइप ही था, 25,000 शेयर्स। ठीक है, 25,000 शेयर्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब हम लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखते हैं। चलो, कंपनी बायबैक करने के बाद उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन वगैरह आता है थोड़ा सा वो भी बताते हैं। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कंपनी कांट मेक ए फर्दर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स। ये एक ही चीज नहीं लिख पा रहे, इसमें थोड़ा सा चेंज है, मतलब दूसरा पॉइंट लिख पा रहे, काइंड ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज
within a period of 6 months एक्सेप्ट, ठीक है। तो कंपनी जिस तरीके का इक्विटी शेयर बायबैक की है उस तरीके का फर्दर इशू वो बायबैक होने के बाद 6 मंथ तक नहीं कर सकती है, ठीक है। 6 मंथ तक नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। कैसा है? अगर कंपनी बोनस इशू करना चाहे तो कंपनी कर सकती है। बायबैक के 6 मंथ्स के पहले अगर कंपनी को बोनस इशू करना है और जो बोनस शेयर इशू कर रही है वो उस तरीके का ही शेयर है जिस तरीके का शेयर बायबैक किया था, वो अलाउड है, बोनस इशू कर सकती है। और एक चीज अलाउड है, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस लाइक conversion of preference share, conversion of preference share, debenture in equity share, डिवेंचर इन इक्विटी शेयर। बताते हैं, मान लो कंपनी ने बहुत पहले कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किया था जो कि कन्वर्टेबल था। कन्वर्टेबल का मतलब ऐसे लिखा हुआ था उसके डॉक्यूमेंट्स में कि ये शेयर मान लो 5 साल बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुछ लोगों ने वो प्रेफरेंस शेयर खरीदा था। अब जैसे ही 5 साल कंप्लीट होने को आ रहा है और हमें अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करना है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग बाईबैक कर रहे हैं। अब बाईबैक का शेयर, इक्विटी शेयर का जो क्लास है और जो प्रेफरेंस शेयर को जो कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करने जा रहे हैं वो दोनों सेम क्लास का है, तो क्या फिर हम लोग जो है उसे इशू नहीं कर सकते हैं? तब कंपनीज एक्ट बोल रहे हैं नहीं, अगर कोई प्रीवियस ऑब्लिगेशन है जिसको डिस्चार्ज करना चाहते हो तो करो, चलेगा, लेकिन बाईबैक के लिए नहीं कर सकते हो। बात यह है कि बाईबैक के लिए सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हो। प्रीवियसली कुछ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो जो कि बायबैक वाले शेयर के साथ सेम क्लासेस हो जा रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं। डिवेंचर था कन्वर्टेबल डिवेंचर, डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। वो इक्विटी शेयर्स भी वही वाला टाइप ऑफ शेयर्स है जो हम लोगों ने कभी मतलब पहले प्रॉमिस किया था कंपनी ने कि इतने साल बाद आपका डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका क्लास और बायबैक वाला इक्विटी शेयर का क्लास सेम हो जा रहा है, तो फिर वो 6 मंथ्स का जो मतलब प्रोहिबिशन है वो इन सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्शन, ये हम लोग को याद रखना है। अच्छा, अब कंपनी का और भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। नो कंपनी कैन बाई बैक, नो कंपनी कैन बाई बैक इट्स ओन शेयर, कंपनी अपना ओन शेयर बाईबैक नहीं कर सकती है। कब? ठीक है, बाईबैक तो कर ही सकती है, कब नहीं कर सकती है? थ्रू सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू से बाईबैक नहीं कर सकती, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी शेयर्स बाईबैक नहीं कर सकती है। इफ कंपनी इज एनी डिफॉल्ट, इज इन एनी डिफॉल्ट, अगर कंपनी का कोई डिफॉल्ट है, ठीक है, मतलब उसने कुछ अपना ऑब्लिगेशंस वगैरह बाकी रख दिया और बोल रहा है कि हम बाई बैक करेंगे, तो फिर ये परमिसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, हम लोग बोल रहे हैं हमारे पास काफी सरप्लस है, हम लोग बाई बैक कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने डिफॉल्ट कर रखा है, वो नहीं चलेगा। अगर आपका पहले का कोई गलती है वो सुधारो, फिर ही आप बाई बैक का नाम लेना, ठीक है। तो सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू से नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू से नहीं कर सकती, और कंपनी का कुछ डिफॉल्ट हो रखा है तो कंपनी वो नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कुछ प्रोहिबिशंस आता है, ठीक है, वो भी बताते हैं। और भी कुछ प्रोहिबिशंस जो है वो एप्लीकेबल होता है, जैसे कि एक कंपनी कांट बाईबैक, कंपनी बाईबैक कर नहीं पाएगी इफ इट हैज नॉट कंप्लाइड विथ, अगर उन्होंने, कंपनी ने कुछ चीजों के साथ कंप्लाई मतलब एट पर नहीं हुआ। क्या क्या है? कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न नहीं किया है। अगर कंपनी अपना एनुअल रिटर्न नहीं करती है, नहीं कर रही है, ये तो गलत बात है। तो अगर ऐसा देखा जाए कि कंपनी एनुअल रिटर्न नहीं की है तो वो बाईबैक नहीं कर पाएगी। तो बाईबैक करना है तो अपना एनुअल रिटर्न वगैरह परफेक्टली करना पड़ेगा। फेलियर टू पे
डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, अब उसको पेमेंट नहीं करके बोल रही हम बाईबैक करेंगे, पैसा वहां लगाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम जैसे मैंने पहले ही बोला ना, सेविंग्स करके रख रहे हो फ्यूचर के लिए और अपना लाइबिलिटी नहीं पे कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो डिविडेंड पे करो, उसके बाद पैसा बचेगा तो बाईबैक करो। एनी अदर प्रोविजंस not followed as prescribed by Companies Act और सेबी या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोविजंस प्रेस्क्राइब्ड है, वो सारे प्रोविजंस को फॉलो करना है। अगर किसी भी तरीके से फॉलो नहीं कर रही है फॉर एग्जांपल, तो फिर वो बाईबैक नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हर एक प्रोविजंस को फॉलो करना है। अब ये सब अलग अलग से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं कि कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है, बाईबैक कर दी, इसीलिए ये सारी चीजों को लॉ में पर्टिकुलरली बोल दिया गया है कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पेमेंट नहीं कर रहे हो, बाईबैक कैसे करोगे। अच्छा, और कंप्लायंस क्या है, ठीक है, कंप्लायंस कैसे होगा वो भी लिख देते हैं। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए क्या रूल्स है, बाईबैक शुड बी इन कंप्लायंस विथ सेबी, इन कंप्लायंस विथ सेबी रेगुलेशन। अब देखो, अगर लिस्टेड है तो वो सेबी का रेगुलेशंस को फॉलो करेगी बाईबैक के लिए, और अगर लिस्टेड नहीं है ऐसा कंपनी भी तो बाईबैक कर सकती है, या प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो देखो, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर लिस्टेड वाला कंपनी है तो बाईबैक के लिए सेबी का रेगुलेशन उन पे लागू होता है, ठीक है। अब अगर कोई कंपनी नॉन कंप्लायंस करती है तो उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस आ सकता है, नॉन कंप्लायंस, ठीक है। डिफॉल्टिंग कंपनी हैज टू पे फाइन 1 लाख to 3 लाख, 1 लाख से 3 लाख का फाइन देना पड़ सकता है, प्लस जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है, प्लस डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स का जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, और फाइन अप टू 3 years, और फाइन 1 लाख से लेके 3 लाख, और बोथ, या तो दोनों ही लागू हो जाए, मतलब जेल भी हुआ, पैसा भी देना है, या फिर कोई एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और जो है, और एक दो पॉइंट हमें याद रखना है, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखवा देते। किसी भी तरीके का बोरोड फंड का हम लोग यूज नहीं कर सकते बाईबैक करने के लिए। मैंने तो डिवेंचर के लिए बार बार बोल दिया है, लेकिन तुम लोग ऐसा मत सोचो कि हम लोग डिवेंचर नहीं इशू कर सकते, वो तो पब्लिक को करते, तो बैंक से लोन लेके कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी तरीके का बोरोड फंड नहीं यूज करना है। बोरोड फंड आर नॉट अलाउड फॉर बाईबैक, आर नॉट अलाउड फॉर बाईबैक। बोरोड फंड जो है वो बाईबैक के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, बाईबैक प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट, बाईबैक register has to be maintained by company and such entries will be authenticated by a qualified CS or any other person as
ऑथराइज्ड, ठीक है। तो जो बाईबैक का रजिस्टर है, ठीक है, वो मेंटेन करना है कंपनी को, ठीक है, और उसमें जो भी एंट्रीज किया हुआ है, देखो उस पे साइन नहीं होने से तो उसका ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। तो साइन कौन कर सकता है? क्वालिफाइड सीएस या फिर ऐसे कोई लोग जो कि ऑथराइज्ड है उस काम के लिए, ठीक है। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बाईबैक का जो है एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन is required to pass at AGM। AGM का मतलब तुम लोग को पता ही होगा, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, तभी बाईबैक पॉसिबल है। और एक तरीके से भी बाईबैक हो सकता है जहां स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं होगा। कब? वो देखो, इफ बाईबैक इज अप टू 10% of paid up कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। अगर हम लोग बाईबैक जो कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना हो रहा है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्रेश रिजर्व का 10% ही हो रहा है, तब देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन इज एनफ, ठीक है। तब हमें स्पेशल रेजोल्यूशन यानी एसआर वो पास नहीं करना होता है। अगर हम लोग बाईबैक जो है वो कर रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%, क्या ये सब हमें अकाउंट्स में लगेगा? जरूर लगेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा हमें देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, 10%, ये सब रूल्स हमें बाद में लगेगा। तो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशंस जो है वो हमारे लिए एनफ होता है अगर हम लोग का बाईबैक का जो है 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से फ्री रिजर्व तक ही है। उससे ज्यादा होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशंस का नीड होता है। अच्छा, बाईबैक जो है वो जैसे बाईबैक का डिक्लेरेशन दे दिया तो कितने दिन के अंदर वो बाईबैक कर देना है? बाईबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 month ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। जैसे ही बाईबैक के लिए हम लोगों ने एजीएम बुला के रेजोल्यूशन पास कर दिया है, एजीएम में रेजोल्यूशन पास कर दिया स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके 12 मंथ्स के बाद अंदर ही हमें बाईबैक कर देना है। ऐसा नहीं कि कभी भी करोगे, कभी भी करने से नहीं चलेगा, ठीक है। 12 मंथ्स के अंदर कर देना है। और दो बाईबैक के बीच कितने गैप रहने चाहिए तो वो भी लिखते हैं, गैप ऑफ 12 मंथ्स बिटवीन टू बाईबैक। दो बाईबैक के बीच में 12 महीने का गैप रहना चाहिए। मतलब जैसे मान लो रिजोल्यूशन पास हुआ, रिजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। अब 12 मंथ्स के अंदर विद इन 12 मंथ्स हमें कर लेना है अपना बाईबैक को कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद जब तक ना 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है तब तक हम लोग सेकेंड बाईबैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बाईबैक और दूसरे बाईबैक के बीच में, ये मान लो फर्स्ट बाईबैक, ठीक है, एक बाईबैक और दूसरे बाईबैक के बीच में जो है 12 मंथ्स का गैप होना चाहिए। मैंने 2 बाईबैक लिखा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। ये तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख लो, नहीं तो बाद में नहीं समझ पाओगे कि गैप ऑफ 12 मंथ्स बिटवीन टू बाईबैक, नंबर ऑफ बाईबैक का बात हो रहा है, टू मतलब नंबर ऑफ बाईबैक का। और लास्ट पॉइंट, सॉल्वेंसी पोजीशन must be declared by company to the ROC फॉर्म SH9, ठीक है, बता देते क्या, साइंड बाय at least 2 directors, out of which one must be a managing director।
इसमें बोला है कि सॉल्वेंसी पोजीशन जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है, बायबैक करते वक्त किसके पास डिक्लेयर करना पड़ेगा? आरओसी के पास, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होगा? SH9, ठीक है, जो कि साइन करवा लेना चाहिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर से, कंपनी के 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखो मैंने कुछ लॉ का बात भी बता दिया है और कुछ जो है अकाउंट्स का भी बता दिया, क्योंकि बताते हुए थोड़ा बहुत तो मतलब अगर डिटेल्स नहीं बताएंगे तो फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कंपनी जितना चाहे उतना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती, उसके लिए कंपनी को जो है 3 टेस्ट कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये अभी लिख देते हैं, नेक्स्ट दिन बता देंगे। 3 टेस्ट कंडीशन ये कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी बायबैक कर सकती है। ये 3 टेस्ट कंडीशन ये है कि कितना सारा शेयर्स बायबैक कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 100% कर दिया, 50% कर दिया, ऐसा नहीं है, रूल्स है, बताते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू bought back must not exceed 25% of total paid up equity capital, ठीक है। क्या ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें कितना सारा शेयर्स बायबैक करना है? हाँ, अगर आएगा तो ये 3 टेस्ट हमें चेक करके देखना होता है। फिर मैक्सिमम, नेक्स्ट जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी, ये नंबर है, ये अमाउंट है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक must not exceed 25% of paid up share capital plus free reserve. Debt equity ratio must not be less than 2:1 after buyback. बाईबैक के बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेब्ट का मतलब यहां पर क्या कंसीडर होता है? डेब्ट का मतलब सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड डेब्ट, दोनों ही कंसीडर हो। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ये भी दोनों ही कंसीडर होगा, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब यहां पर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, फ्री रिजर्व, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये हम लोग का होना चाहिए। ये 3 टेस्ट कंडीशन हमें जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट कंडीशन देख के ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया है कि कितने सारे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने, अगर बता दिया है तो ये करने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन नहीं बताया है तो करने का जरूरत होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री बताएंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही। फिर से ये सैटरडे